दोस्तों हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इस नॉवेल को लिखा है एक इंडियन ऑथर किरण देसाई ने। ये किरण देसाई की सेकंड नॉवेल थी जिसको ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 31 अगस्त 2006 में। दोस्तों ये किरण देसाई की एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जिसमें से एक बुकर प्राइज भी था। इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई है कालीपोंग और यूनाइटेड स्टेट्स में 1986 के आसपास। तो आइए दोस्तों अब हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक जज से। ये एक रिटायर्ड जज है, यानी कि अभी इसकी उम्र 60 ईयर से ज़्यादा है। ये जज अपनी एक ग्रैंड डॉटर जिसका नाम है साई अभी 17 साल की है, उसके साथ अपने बरामदे में बैठा हुआ है। साई के पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम है मट भी वहीं पर सो रहा है। इनका कुक इन दोनों के लिए चाय बना रहा है। साई और जज दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक ग्रुप के कुछ लड़के आ जाते हैं। इस ग्रुप का नाम है GNLF, यानी कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये लड़के वहां पर आकर जज को धमकी देते हैं कि जज उनको अपनी बंदूक दे दे। इसके अलावा घर में जो भी कीमती सामान होता है वे सभी लूट लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जज अपने कुक को भेजता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करे। जब पुलिस आती है तब छानबीन करने के बाद उन्होंने ये दावा किया कि इस रॉबरी में जज के कुक का भी हाथ है। ये बात सुनकर कुक को बुरा लगता है कि उसको इस झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तभी दोस्तों कुक के लिए उसके बेटे बीजू का लेटर आ जाता है। दरअसल दोस्तों इस कुक का बेटा बीजू अमेरिका गया है काम करने के लिए, लेकिन बीजू अमेरिका में परेशान है क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है और ग्रीन कार्ड न होने की वजह से वो कहीं पर काम नहीं कर पा रहा है। ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर एक आइडेंटिटी है। बीजू रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन वो जिस भी रेस्टोरेंट में जाता है उसे ग्रीन कार्ड के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है। इसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। बीजू बताता है कि किसी न किसी बहाने से उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। हाल ही में अभी उसे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि कस्टमर्स ने ये शिकायत की थी कि उसने जो खाना परोसा था वो बासी था, जिसकी वजह से उस खाने से स्मेल आ रही थी। दोस्तों इस नॉवेल में दो कहानियां चल रही हैं। पहली तो चो ओयू में, जहां पर जज और उसकी ग्रैंड डॉटर साई रहते हैं, साथ में उनके कुक भी रहता है। और दूसरी कहानी है अमेरिका की, जहां पर कुक का बेटा बीजू रहता है। दोस्तों साई 9 साल पहले जज यानी कि अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए आई थी जब वो करीब 8 साल की थी। साई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट अगस्टिन्स कॉन्वेंट स्कूल से की थी, यानी कि अपने बचपन में साई इंग्लिश रीति रिवाज से पली बड़ी थी। लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद साई को उसके ग्रैंडफादर के पास भेज दिया जाता है, यानी कि जज के पास। साई से पहले जज भी जो ओयू में अकेले रहता था, लेकिन अभी उसे अच्छा लगता है कि साई भी उसके साथ रहने के लिए आ गई है। जज अपने यंग एज को याद करता है जब वो करीब 20 साल का था। जज 20 साल की उम्र में कैम्ब्रिज चला गया था पढ़ाई करने के लिए क्योंकि उसे इंडियन सिविल सर्विस में जाना था। उसी समय जज की शादी भी करा दी गई थी किसी 14 साल की लड़की से जिसका नाम था निमी। जब जज कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए जाता है तो उसके साथ सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बिहेव किया जाता है, क्योंकि जज का स्किन कलर और उसका एक्सेंट दोनों वहाँ के लोगों से अलग था। उससे जल्दी कोई बात नहीं करता था, इसलिए वो अपना ज़्यादा समय पढ़ाई करके ही बिताता था। दोस्तों अब हम इस स्टोरी के प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर साई सुबह सोकर उठती है। उसका कुक किसी नई टीचर से उसको मिलवाता है जिसका नाम था मिस नोनी। मिस नोनी अब साई की ट्यूटर होंगी और उसे पढ़ाएंगी। उधर दोस्तों बीजू अमेरिका में जैसे तैसे अपना 1 साल गुजार लेता है। दूसरे साल वो किसी इटालियन रेस्टोरेंट में काम करने लगता है, लेकिन वहाँ का ओनर उसे ये कह के निकाल देता है कि बीजू के शरीर से बैड स्मेल आती है। इटालियन रेस्टोरेंट से निकाले जाने के बाद बीजू किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। एक बार बीजू को कहीं पर खाना डिलीवर करना था, उसे साइकिल से जाना था, जाने में लेट हो जाता है। जब तक वो डिलीवरी देने पहुंचता है खाना ठंडा हो चुका रहता है। इस शिकायत पर भी उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। चाइनीज रेस्टोरेंट से निकाले जाने के बाद बीजू किसी हरलेम से मिलता है। ये हरलेम बेसमेंट में रहता था। इसके बेसमेंट में कई ऐसे लोग थे जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं था। बीजू भी वहीं पर रहने लगता है और किसी क्वीन ऑफ टार्ट्स बेकरी में काम करने लगता है। जज हमेशा कुक के साथ बुरा बर्ताव करता था, जिसकी वजह से कुक को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता था। कुक जज के इस बर्ताव को देखकर दूसरे नौकरों से जज के बारे में झूठ बोलने लगता है और वो साई से भी जज के बारे में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता था। जज का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उसके फादर ने कुछ पैसे सेव किए थे जज को पढ़ाने के लिए। अपने पिता के बचाए हुए पैसे से पढ़कर जज एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनता है। वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आता था।
इसके बाद जज कैम्ब्रिज जाता है, वहाँ से पढ़ाई करके वो सिविल सर्वेंट बनता है। उसकी पोस्टिंग देश के कई हिस्सों में होती है, जिसकी वजह से वो पूरा देश घूम लेता है। जब साई 16 ईयर के प्लस होने लगती है तो उसकी ट्यूटर नोनी ये सोचती हैं कि अब साई को किसी ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो उसे मैथ साइंस पढ़ाए, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में साई की नॉलेज बहुत अच्छी थी। उसे अब मैथ साइंस पढ़ना था। थोड़े ही दिनों में साई को पढ़ाने के लिए एक नए टीचर को बुलाया जाता है। इसकी उम्र 20 साल थी। इसका नाम था ज्ञान। ज्ञान हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन उसके पास अभी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए उसे साई को पढ़ाने के लिए रख लिया जाता है। साई और ज्ञान के एज में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए वो दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। क्वीन ऑफ टार्ट्स बेकरी में काम करते हुए बीजू एक मुस्लिम व्यक्ति से मिलता है। उसके पास भी ग्रीन कार्ड नहीं था और वो भी बीजू की तरह अमेरिका में रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। शाई अपने कुक से जज की वाइफ के बारे में पूछता है। पहले तो कुक झूठ बोल देता है कि जज और उसकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर बाद में वो सच बताता है कि जज अपनी वाइफ से नफरत करता था। कुक बताता है कि जब जज कैम्ब्रिज यानी कि लंदन पढ़ने के लिए नहीं गया था, उस समय पर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। उन लोगों को जज की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके बाद जज के फादर ने ये सोचा कि जज की शादी करा देनी चाहिए, जिसके बदले में जो दहेज मिलेगा उससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। जज के ही घर के आसपास कोई बोमन भाई पटेल नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत अमीर था। उसको जब पता चला कि जज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसने अपनी एक 14 साल की खूबसूरत बेटी से जज की शादी करा दी और उसको बहुत सारा दहेज भी दिया, जिसकी मदद से जज लंदन पढ़ने के लिए चला गया। लंदन पढ़ने के लिए जाने से पहले जज अपनी वाइफ से अच्छा बिहेव करता था, उसको साइकिल राइड पर भी ले जाता था। कुक अपने बेटे बीजू को लेटर लिखता है कि अमेरिका में जो बाकी इमिग्रेंट्स हैं, बीजू को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये बात सुनकर बीजू को अच्छा लगता है, सईद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो दोनों यही करना चाहते थे। वो बाकी लोगों की मदद करना चाहते थे अमेरिका में जो जॉब के लिए परेशान थे। बीजू और सईद ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पहले अपना ग्रीन कार्ड बनवाएंगे। ग्रीन कार्ड के लिए वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इन दोनों को ग्रीन कार्ड का झूठा झांसा देकर इनके सारे पैसे लूट लेता है। उधर वो बेकरी भी बंद हो जाती है जिसमें बीजू और सईद काम करते थे। उधर दोस्तों साई और ज्ञान की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक बार मौसम खराब होने की वजह से ज्ञान साई के साथ उसके घर में ही रुका रह जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। ज्ञान साई से किस करने के लिए पूछता है और साई उसे किस कर लेती है। अब दोनों साथ साथ एक अच्छा मोमेंट बिताने लगते हैं। उनको कहीं भी जाना होता था दोनों साथ में ही जाते थे, चाहे किसी इंस्टीट्यूट जाना हो या फिर जू। ज्ञान साई से अपनी फैमिली के बारे में भी बातें शेयर करता है। उधर दोस्तों इंडिया में रह रहे नेपाली लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है इंडियन गवर्नमेंट से, जिसके लिए वो लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए। साथ ही वो जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहते थे। साथ ही वो लोग ये भी चाहते थे कि उनके लोगों के लिए यानी नेपाली लोगों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए, जिसमें एजुकेशन को नेपाली लैंग्वेज में कर दिया जाए। अब बीजू किसी ब्रिगेडी नाम के रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो वहाँ पर काम करके खुश नहीं था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में नॉन वेज सर्व किया जा रहा था। जिसके बाद बीजू उस रेस्टोरेंट को छोड़कर किसी गांधी कैफे में काम करने लगता है। ये गांधी कैफे किसी हरीश हैरी नाम के बंदे का था। वो अपने सभी स्टाफ्स को अपने किचन के बेसमेंट में रखता है जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड नहीं होता। इसके बदले में वो अपने स्टाफ के लोगों की सैलरी में से कुछ पैसे रख लेता था। साई को क्रिसमस फेस्टिवल बहुत पसंद था। वो अपने सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। एक दिन ज्ञान मार्केट जाता है और वो GNLF के मेंबर्स को देखता है। वो लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ज्ञान उनसे अपने आप को रिलेट करता है और उसको ये लगता है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, इसलिए वो भी उस आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन ज्ञान चो ओह्यू आता है साई से मिलने के लिए। उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि साई ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था। ज्ञान साई के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन इस बात के लिए निकालता है कि साई इंग्लिश कस्टम को अपना रही है, वो क्रिसमस जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है। उधर जज अपने और अपनी वाइफ निमी के रिलेशनशिप को याद करता है। जब जज इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ का झुकाव इंग्लिश कस्टम की तरफ ज़्यादा है। वो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने लगी है जैसे फॉरेन की लड़कियां करती हैं। निमी अब इंग्लिश में बात भी करने लगी थी। ये सब चीज़ देख के जज को बहुत गुस्सा आता है। वो निमी को मारता पीटता है, उसके सभी मेकअप प्रोडक्ट्स को वो बाहर फेंक देता है और बिना मर्जी के उसके साथ सेक्स करता है, यानी कि उसका रेप करता है। इसके बाद जज दोबारा से अपनी विदेश यात्रा पर चला जाता है। अगले दिन ज्ञान को पछतावा होता है कि उसने साई पर गलत तरीके से गुस्सा किया। वो साई से माफ़ी मांगना चाहता था। जब वो साई से मिलने के लिए जाता है तो साई भी उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालती है
वो ज्ञान से कहती है कि तुम एक ढोंगी हो, क्योंकि तुम खुद अपनी लाइफ इंग्लिश कस्टम से एंजॉय करते हो। तुम चीज़ टोस्ट खाते हो, तुम चाय पीते हो, ये भी इंग्लिश कस्टम की दी हुई चीज़ें हैं। तुम खुद वेस्टर्न चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मेरे क्रिसमस मनाने से तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। ये सब सुनकर ज्ञान फिर से नाराज हो जाता है। वो अपने GNLF ग्रुप के पास जाता है, उन लोगों को ये बताता है कि जो ओयू में एक जज है उसके पास बंदूक है, तुम लोग उसकी गन चुरा सकते हो। इसके अलावा उस घर में कोई टेलीफोन भी नहीं है, वो पुलिस भी नहीं बुला सकता। ज्ञान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये सारी बातें वो बता देता है अपने ग्रुप के लोगों को। उधर कुक अपने बेटे बीजू के बारे में सोचता है कि उसने कितनी मुश्किल से अपने बेटे को बाहर भेजा था काम करने के लिए। कुक अपने बेटे बीजू को सबसे पहले क्रूज शिप पर भेजना चाहता था काम करने के लिए, जिसके लिए उसने 8,000 रुपये भी दिए थे। लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि ये एक तरह का स्कैम था। इसके बाद कुक अपने बेटे बीजू का वीज़ा अप्लाई करवाता है, लेकिन वो लोग गरीब थे जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन किसी तरह से बीजू अमेरिका जाने में सफल हो जाता है। करीब 3 साल तक उस गांधी कैफ़े में काम करने के बाद बीजू का वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। बीजू हरीश हैरी से कहता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि उसे डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना है। हरीश हैरी बीजू को पैसे देने से मना कर देता है और कहता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने बेसमेंट में रहने दिया। इसके बाद हरीश हैरी बीजू से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने मेडिकल केयर के लिए इंडिया वापस लौट सकते हो। एक दिन साई को लाइब्रेरी जाना था अपने बुक्स को एक्सचेंज करने के लिए। वो जल्दी से लाइब्रेरी जाकर अपने बुक्स को एक्सचेंज कर देना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि GNLF के लोग रोड को बंद कर देते हैं। घर आते वक्त साई देखती है कि GNLF के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के साथ वो ज्ञान को भी देखती है। ज्ञान भी साई को देखता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। GNLF के लोग जज के घर से उसकी बंदूक को चुरा लेते हैं। उधर बीजू को भी अमेरिका में इस बात की खबर मिलती है कि नेपाली लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कालीपोंग में। बीजू अपने पिता कुक से बात करना चाह रहा था ताकि वो उनका हालचाल ले सके, क्योंकि वो दोनों काफ़ी समय से बात नहीं किए थे। नेपाली लोगों का स्ट्राइक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वो लोग दूसरों की ज़मीनों पर भी कब्जा करने लगे थे। उनके इस स्ट्राइक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन साई ज्ञान से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है। जब साई ज्ञान के घर पर पहुंचती है तो वो बहुत गरीब परिवार से है। ज्ञान साई के इस तरह से उसके घर पे आने की वजह से बहुत गुस्सा करता है और गुस्से गुस्से में साई से कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साई ज्ञान के इस तरह से प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से उसको फटकार लगाती है। दोनों एक दूसरे से बहस कर लेते हैं। ज्ञान गुस्से में साई की पिटाई कर देता है और उसे एक झाड़ी में धक्का दे देता है। जज की बंदूक चोरी होने पर पुलिस वालों ने छानबीन की थी, जिसके बाद उन्होंने एक शराबी को पकड़ा था, क्योंकि उसके ऊपर शक था कि उसी ने जज की बंदूक को चुराया है। पुलिस वाले उसकी पिटाई करते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। साई जब घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस शराबी की वाइफ जज के पास आई हुई है, जज से इस बात की रिक्वेस्ट करने के लिए कि उसके हस्बैंड को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने चोरी नहीं की है। ज्ञान की सिस्टर अपनी फैमिली के लोगों से ये बात बता देती है कि ज्ञान प्रोटेस्ट में भाग लेने जाता है, जिसके बाद ज्ञान के फैमिली वाले उसको मना कर देते हैं कि अब वो किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा। अगले दिन कुक को भी प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए फोर्स किया जाता है। GNLF के इस बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर पुलिस उनको कंट्रोल करना चाहती है, जिसके वजह से पुलिस और GNLF ग्रुप के बीच में पथराव हो जाता है। पथराव को रोकने के लिए पुलिस को हथियार उठाना पड़ जाता है, जिसके बाद GNLF ग्रुप के कई मेंबर्स मारे जाते हैं। अपने मेंबर्स की मौत के बाद GNLF ग्रुप के लोग और भी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। वो लोग भी पुलिस वालों पर हमला करते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बीजू भी नेपाली लोगों के स्ट्राइक को सुनकर वहाँ अमेरिका में परेशान रहता है, क्योंकि उसे अपने फादर की चिंता होती है। वो डिसाइड करता है कि उसे अब इंडिया जाना है। वो किसी सस्ती फ्लाइट का इंतजाम करता है और इंडिया चला आता है। फ्लाइट में आते वक्त बीजू का कुछ सामान भी मिस हो गया था, लेकिन वो जब इंडिया उतरता है तो उसे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वो अब अपने घर आ चुका था। उधर नेपाली लोगों का स्ट्राइक और भी ज़्यादा उग्र होता जा रहा था। वो लोग किसी के भी घर को लूट लेते थे और उसमें आग लगा देते थे। अब उधर एक दिन साई का कुत्ता भी चोरी हो जाता है। वो सभी परेशान हो जाते हैं और अपने कुत्ते को खोजने के लिए इधर उधर देखते हैं। जज पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन करने के लिए कि उसका कुत्ता खो गया है, लेकिन पुलिस वाले उसका मजाक बनाते हैं कि कुत्ता खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जज अपनी वाइफ निमी को याद करता है कि कैसे उसने उसे त्याग दिया था। एक बार जज जब अपने टूर पर गया था तो कोई औरत आकर निमी का दरवाज़ा खटखटाती है। वो औरत कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। उसने निमी को भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया। ये बात निमी को नहीं पता थी। जब जज लौट कर आता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास बुलाया जाता है और उसको इस बात के लिए फटकार लगाई जाती है कि उसकी वाइफ किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जज के प्रमोशन को भी रोक दिया जाता है, जिसके बाद जज अपनी वाइफ निमी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल देता है।
उस टाइम पर निमी प्रेग्नेंट थी। 6 महीने के बाद वो एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन जज ने अपनी बेटी को कभी नहीं देखा था। कुछ दिनों के बाद जज को ये खबर मिलती है कि स्टोव की वजह से निमी की साड़ी में आग लग गई थी, जिसके बाद निमी जल गई और उसकी मौत हो जाती है। ये साई जज और निमी की उस बेटी की बेटी है। बीजू जब अपने घर कालीपोंग आ रहा था तो उसे रास्ते में GNLF ग्रुप के लोग मिल जाते हैं। वो लोग बीजू को घर छोड़ देने के लिए कहते हैं। रास्ते में वो सभी बीजू का सारा सामान लूट लेते हैं और उसे पैदल ही छोड़ देते हैं कालीपोंग जाने के लिए। अपने कुत्ते मट के खो जाने की वजह से जज बहुत गुस्सा करता है। इसके लिए वो अपने कुक को दोष देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। कुक ज्ञान के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो ये भी बताता है कि कुत्ता खो गया है। ये सब सुनकर ज्ञान कहता है कि मैं साई के लिए उसके कुत्ते को ढूंढ निकालूंगा। कुक जज के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी गलतियों के लिए जज को जो भी सज़ा देनी है कुक को मंजूर है। इस पर गुस्से में जज कुक को अपने चप्पल से पीटने लगता है। साई जज के ऊपर चिल्लाती है कि वो कुक को छोड़ दे। साई कुक से बैठने के लिए कहती है और उसके लिए चाय बनाकर ले आती है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। कुक दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसका बेटा बीजू उसके सामने खड़ा है। वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं और ये हमारी नॉवेल यहीं पर एंड हो जाती है।